नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोग के मध्य ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। जो होमवर्क है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, फरियाजी आंदोलन जो है यह कब हुआ था, फरियाजी आंदोलन यह कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1818। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का यहाँ नाम लिया जाता है। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है वो राकेश यादव जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पे शिवजी पासवान जी का जवाब आया है, तीसरे स्थान पे राम मनोज जी का जवाब आया है, चौथे स्थान पे विनीत कुमार जी का जवाब आया है और 5वें स्थान पे गुड्डू जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर कमेंट माध्यम से देने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो होमवर्क सीरीज दी गई थी केमिस्ट्री के माध्यम से वो स्टार्ट की जा रही है। बताइएगा, मिश्र धातु में किस पदार्थ की सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है या निकेल मिलाने से हो जाता है? मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है या निकेल के मिलाने से हो जाता है? बताइएगा, वायुयान का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? यह डेरुलुमीन का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? डेरुलुमीन का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? यह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? यह एथिल अल्कोहल एवं पेट्रोल का हो जाएगा। गैसोहोल किसका सम्मिश्रण होता है? एथिल अल्कोहल एवं पेट्रोल का सम्मिश्रण हो जाएगा गैसोहोल। बताइएगा, टांका किसका सम्मिश्रण होता है? तांबा और टीन का, सीसा और टीन का हो जाएगा। टांका किसका? सोल्डर, सीसा टीन होता है। टांका किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? सीसा और टीन का सम्मिश्रण हो जाएगा टांका। बताएगा, गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है या जस्ते का लेप लगाया जाता है? गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है या जस्ते का लेप लगाया जाता है? बताइएगा, पीतल किन धातुओं के सम्मिश्रण से बनी होती है? यह तांबा और जस्ता का सम्मिश्रण होती है। उसमें जस्ता कितना प्रतिशत होता है? 70% हो जाएगा। और तांबा कितना प्रतिशत होता है? 30% हो जाएगा। 70 और 30 का सम्मिश्रण होता है आपका पीतल में, जिसमें तांबा और जिंक का सम्मिश्रण होता है। तांबा 30% और जस्ता कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। बताइएगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है या कार्बन मिलाया जाता है? स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। बताइएगा, जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? या क्रोमियम हो जाएगी। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सा तत्व मिश्रित किया जाता है? धातु या क्रोमियम हो जाएगा। बताइएगा, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण होता है? या मर्क्यूरिक सल्फाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड का जंग रासायनिक दृष्टि से सिंदूर सम्मिश्रण होता है। बताए, सिंदूर का सूत्र क्या हो जाएगा? Pv3O4 हो जाएगा। सिंदूर का सूत्र क्या हो जाएगा? Pv3O4 हो जाएगा। बताएगा, हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? या अल्युमिनियम के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? या अल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? या अवसादन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। बताइएगा, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? या बोरोन उपधातु प्रयुक्त होती है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? या बोरोन प्रयुक्त होती है। बताइएगा, एलईडी में प्रयोग की जाने वाली गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? ये आर्सेनिक का हो जाएगा। एलईडी में प्रयोग किए जाने वाले गैलियम आर्सेनाइड जो है वह किस उपधातु का यौगिक हो जाएगा? या आर्सेनिक का हो जाएगा। बताइएगा, कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? या आर्सेनिक ही हो जाएगी। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव के लिए हानिकारक होती है, मानव स्वास्थ्य के लिए? या आर्सेनिक हो जाएगी। बताइएगा, कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस के रूप में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? या सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, मैग्नीशियम किन धातुओं का मिश्रण होती है? मैग्नीशियम
या अल्मुनियम और मैग्नीशियम और आयरन का सम्मिश्रण होता है। मैग्नीलियम किसका हो जाएगा? अल्मुनियम, मैग्नीशियम और आयरन का सम्मिश्रण होता है मैग्नीलियम। बताइएगा स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में से कौन मिश्र धातु है? स्टील, पीतल दोनों हो जाएगा और कांसा भी हो जाएगा मिश्र धातु। इन चारों में से कौन मिश्र धातु नहीं है? यह तांबा हो जाएगा। स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में कौन मिश्र धातु हो जाएगा? स्टील, पीतल और कांसा हो जाएगा, तांबा इसमें मिश्र धातु नहीं है। बताइएगा सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? या क्वार्ज कांच के निर्माण में होता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? या क्वार्ज कांच के निर्माण में होता है। बताइएगा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुओं का सम्मिश्रण होता है? तांबा, जस्ता और निकेल का होता है। किसका होता है? तांबा, जस्ता और निकेल का जर्मन सिल्वर क्या होता है? सम्मिश्रण होता है तांबा, जस्ता और निकेल का। और कभी कभी आपको पूछ लेगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? 0% होगा। कितना हो जाएगा? 0% हो जाएगा। बताइएगा पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? या तांबा हो जाएगी। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? या तांबा हो जाएगी। बताइएगा किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम के नाम से भी जाना जाता है? या मेथेन को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? मेथेन को फायर डैम के रूप में भी जाना जाता है। बताइएगा उच्च धात्विक बंध के कारण लोहा जो है वह किसका निर्माण नहीं करता है? या अमलगम का निर्माण नहीं करता। उच्च धात्विक बंध के कारण लोहा किसका निर्माण नहीं करता है? अमलगम का निर्माण नहीं करता। अमलगम में किसी भी धातु के साथ क्या मिश्रित होता है? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमलगम में किसी भी धातु के साथ क्या मिश्रित हो जाएगा? पारा हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो रसायन दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का ही बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। विटामिन क्या हो जाएंगे? कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। और बताइएगा विटामिन जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है या शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। और विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? फंग के द्वारा की गई थी। और विटामिन ए की खोज किन्होंने की थी? मैकुलन हो जाएगा। किनके द्वारा की गई थी? मैकुलन के द्वारा। और विटामिन बी की खोज किसके द्वारा? मैकुलन के द्वारा ही की गई थी। और विटामिन सी की खोज किन्होंने की थी? हॉलकट के द्वारा की गई थी। विटामिन सी की खोज किसके द्वारा की गई थी? हॉलकट के द्वारा की गई थी। बताइएगा विटामिन ए जो है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का क्या नाम हो जाएगा? रासायनिक रेटिनॉल हो जाएगा। बताइएगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? रेटिना पे निर्मित होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? रेटिना पर निर्मित होता है। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है या पीछे बनता है? आगे निर्मित होगा। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से आगे निर्मित होगा प्रतिबिंब, और जबकि दूर दृष्टि दोष में रेटिना से पीछे निर्मित होता है। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल कहा जाता है। बताइएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। जो बच्चों में होती है रिकेट्स, जबकि वयस्कों में कौन सी बीमारी हो जाएगी? ऑस्टोमलेशिया हो जाएगी। वयस्क में कौन सी बीमारी हो जाएगी विटामिन डी की कमी से? ऑस्टोमलेशिया हो जाएगी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं, D2 और D3। D2 हो जाएगा कैलो कैल्सीफेरॉल और D3 हो जाएगा अर्गे कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और इसका उपचार के लिए है ना आपको अंकुरित गेहूं खाने को बोला जाता है। क्या कहा जाता है? अंकुरित गेहूं खाने को बोला जाता है। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गुलेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गुलेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बताइएगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फ्यूलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फ्यूलोक्विनोन हो जाएगा। और बताइएगा विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण अत्यधिक रक्त स्रावित होने लगता है।
बताइएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। और विटामिन B2 का क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन हो जाएगा। और बताइएगा किलोसिस जो रोग होता है, किलोसिस यह किस विटामिन की कमी से होता है? यह B2 की कमी से होता है, जिसमें जिंक और आयरन की कमी हो जाती है, जिससे किलोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और यह मुख में होता है, कवक के कारण होता है, मुख में हो जाता है किलोसिस नामक रोग, गांठ बन जाता है। बताइएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन हो जाएगा। विटामिन B3 का क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। बताइएगा पेंटोथोनिक अम्ल जो है वह किस विटामिन को कहा गया है? B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहा गया है। B5 को कौन सा B5 विटामिन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथोनिक अम्ल हो जाएगा। और बताइएगा बाल सफेद जो हो जाते हैं वो किस विटामिन की कमी से हो जाते हैं? B5 की कमी से हो जाते हैं। यानी पेंटोथोनिक अम्ल की कमी से क्या हो जाता है? बाल सफेद हो जाते हैं। बताइएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B6 का क्या नाम हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और बताइएगा किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, जबकि बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? विटामिन B5 की कमी से हो जाते हैं। और विटामिन B7 को क्या कहा गया है? बायोटीन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। बताइएगा विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल हो जाएगा। B9 या 11 जो है ना एक ही होता है, इसको फॉलिक एसिड कहा गया है। और बताइएगा वृद्धि में कमी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? यह B9 यानी फॉलिक B9 या 11 कहिए, फॉलिक एसिड की इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है? वृद्धि में कमी हो जाती है। और बताइएगा एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है B12 यानी साइनोकोबालामान इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। बताइएगा कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन और रक्त आना मसूड़ों मुंह में, या विटामिन C की कमी से हो जाता है? और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? स्कर्विक एसिड हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 हो जाएगी। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6 हो जाएगी। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 हो जाएगी। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋषा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो जाएगा। ऋषा हो जाएगा। 4 वेदों का नाम। वेद कितने हैं? 4। वेदांग 6 जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे? शिक्षा, कल्प, विनिरुक्ति, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। 6 वेदांग हो जाएंगे। और उपनिषद 108 हो जाएंगे। बताइएगा जय संहिता किसको कहा गया है प्राचीन काल में? महाभारत को प्राचीन काल में जय ही संहिता के नाम से ही जाना जाता था। बताइएगा ऋग्वेद में कितने मंडल उपस्थित है? 10 मंडल हो जाएंगे। और बताइएगा सावित्री मंत्र जो है वह किस मंडल में उल्लेखित है? तीसरे में हो जाएगा। सावित्री मंत्र, सावित्री में त्र लगा हुआ है यानी तीसरे में हो जाएगा। और 9वें मंडल में सूर्य उपासना का उल्लेख किया गया है। सावित्री में त्र है इसलिए तृतीय, तीसरा में हो जाएगा। 9वें मंडल में सूर्य उपासना। बताइएगा 4 वेदों में से किस एक वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? यह अथर्ववेद में हो जाएगा। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख है? यह अथर्वा वेद में हो जाएगा। और बलि का उल्लेख कौन से वेद में है? यह यजुर्वेद में हो जाएगा। बलि का उल्लेख कौन से वेद में हो जाएगा? यह यजुर्वेद में बलि का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यह यजुर्वेद से ही प्राप्त होती है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यह यजुर्वेद से प्राप्त होती है। बताइएगा उपनिषद जो है वह किस परंपरा पे आधारित है? उपनिषद या भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित हो जाएंगे। बताइएगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है सोम देवता को समर्पित है? यह 9वां हो जाएगा। सोम को समर्पित है, 9वां मंडल हो जाएगा। बताइएगा उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? यह कैकई के हो जाएंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे वह किस स्थान के शासक थे? यह कैकई के हो जाएंगे। बताइएगा वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में अभी आधुनिक काल में हुई थी? यह चिनाब नदी हो जाएगी। आस्किनी कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी के नाम तौर पे इसकी पहचान हुई है
प्राचीन काल में इसका नाम आस्किनी था और आधुनिक में कौन सा हो जाएगा? चीनाब हो जाएगा। बताइएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी नदी है? यह सिंधु नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। बताइएगा वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? यह शुल्ब सूत्र हो जाएगा। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? शुल्ब सूत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुल्ब सूत्र हो जाएगा। बताइएगा कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन करता है? यह सामवेद हो जाएगा। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन करता है? यह सामवेद हो जाएगा। बताइएगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? या 10वें मंडल में हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। बताइएगा वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था? अघन्या के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? अघन्या के नाम से जाना जाता था। बताइएगा अतिथि को किस नाम से पुकारा जाता था? गोहंता या गोहन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? गोहंता या गोहन। और पुत्री को किसके नाम से जाना जाता था वैदिक काल में? यह दुहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुहिता हो जाएगा। और हल से बनी नालियों को क्या कहा जाता था? सीता। सीता कहा जाता था। सीता भूमि तो कृषि की भूमि बोला जाता था। बताइएगा वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? यह बृहस्पति को माना गया। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? यह बृहस्पति को माना गया। बताइएगा पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? या शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। बताइएगा पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं को राजा का नियंत्रण होता था? सभा और समिति पर। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। बताइएगा ऋग्वेद जो है इसका ब्राह्मण कौन सा हो जाएगा? कौशिकी एवं ऐतरेय हो जाएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद कौन सा हो जाएगा? कौशिकी एवं ऐतरेय हो जाएगा। बताइएगा सामवेद का ब्राह्मण वेद कौन सा हो जाएगा? या पंचविश हो जाएगा। और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गौपथ हो जाएगा। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गौपथ हो जाएगा। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तैतरीय एवं शतपथ हो जाएगा। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तैतरीय एवं शतपथ हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। उससे पहले जो करंट अफेयर्स था वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश का डीबीएस बैंक डेली पेमेंट के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक में पहला बैंक बन गया है? या सिंगापुर हो जाएगा। हाल ही में किस देश का डीबीएस बैंक डेली पेमेंट के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला पहला एशिया पैसिफिक में पहला बैंक बना है? या सिंगापुर हो जाएगा। डीबीएस बैंक सिंगापुर। और सिंगापुर के अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री कौन थे? लॉरेंस वॉग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉरेंस वॉग हो जाएंगे। वॉग। बताइएगा हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? क्या राजस्थान का हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? या राजस्थान का हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में धराली टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया? किसके द्वारा किया गया? या चंडीगढ़ के द्वारा। हाल ही में धारीधार टाइगर तितली को किस राज्य के द्वारा राज्य तितली घोषित किया गया है? या चंडीगढ़ के माध्यम से किया गया। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह ग्राका मैचेल को चुना गया। किसको चुना गया है? ग्राका मैचेल को चुना गया। बताइएगा हाल ही में भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहां में किया है? यह वेनागल कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनेंस असेंबली लाइन का उद्घाटन कहां किया है? वेनागल कर्नाटक हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा राज्य बना है? क्या सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को हुई थी सिक्किम राज्य की स्थापना। बताइएगा हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा देश रहा था? या अर्जेंटीना हो जाएगा। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा देश रहा था? अर्जेंटीना हो जाएगा। और नई दिल्ली में आयोजित
पुस्तक मेले में होस्ट देश कौन सा था? गेस्ट ऑफ ऑनर देश यानी होस्ट ऑफ ऑनर या कतर हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? कतर देश निर्मित हुआ था। बताइएगा हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? यह उड़ीसा के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है? यह उड़ीसा के द्वारा लगाया गया। और तंबाकू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया। इसका संबंध किससे हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और कटक में। और बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को बी आर अम्बेडकर का, जबकि सुभाष चंद्र बोस का कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। बताइएगा कैंसर से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 4 फरवरी हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? या हरियाणा से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किससे हो जाएगा? हरियाणा से हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संबंधित बनमाली जगह जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में ही अवस्थित हो जाएगा। बनमाली कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहां में दस्तक दी है? यह अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहां में दस्तक दी है? यह यूएसए अमेरिका में दस्तक दी है। बताइएगा हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां आयोजित किया है? यह अबू धाबी में आयोजित किया। हाल ही में रूस और यूक्रेन के यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां आयोजित किया है? यह अबू धाबी में आयोजित किया। बताइएगा वर्ष 2026 में भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? यह 77वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया था। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? 70 वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की थी। और बताइएगा भारत वर्तमान में कितने उपग्रहों का संवहन करता है यानी चलाता है? कितने उपग्रहों को? 56 उपग्रहों को चलाता है, जिसमें 19 आपका जो हो जाएगा संचार उपग्रह हो जाएगा, 9 नेविगेशन हो जाएगा, 4 वैज्ञानिक हो जाएगा और 26 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के द्वारा किया जाता है। कितने संचार उपग्रहों का संचालन किया जाता है? 56 संचार उपग्रहों का संचालन किया जाता है। बताइएगा हाल ही में भारत ने WEF का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में भारत ने WEF का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? यह आंध्र प्रदेश में घोषित करने की घोषणा की है। बताइएगा हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किस राज्य को मिला है? यह सिक्किम को मिला है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किस राज्य को मिला है? यह सिक्किम राज्य को मिला है। बताइएगा हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वोल्ट जो है वह किसने लॉन्च किया है? यह यूएसए अमेरिका के द्वारा किया गया। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वोल्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह अमेरिका यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप सी में शामिल किया है? या बांग्लादेश के जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? बांग्लादेश के जगह पे स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन निर्मित होने वाले हैं? तारिक रहमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तारिक रहमान। और बांग्लादेश का भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? या धर्मपाजी को किया गया। किनको किया है? धर्मपाजी को किया गया। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 5, 13, 119 131 टोटल है। हाँ 113 हो जाएगा, 119 बोल दिए। 5, 13, 113 131 टोटल पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, दी गई है। 5, 13, 113। हाँ
बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? यह शुभांशु शुक्ला को किया है। और शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले कैवे क्रम के भारतीय हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे। और इससे पहले कौन गए थे? श्री राकेश शर्मा जी गए थे, जिनसे इंदिरा गांधी ने पूछा था, राकेश जी हमारा भारत कैसा दिखता है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने बोला था। बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह हैदराबाद में प्रारंभ किया है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह हैदराबाद में प्रारंभ किया गया। बताइएगा, हाल ही में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का कहां में निधन हो गया है? यह यूएसए अमेरिका में हो जाएगा। हाल ही में सिविल राइट एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का निधन कहां हो गया है? यह यूएसए अमेरिका में इनका निधन हो गया है। बताइएगा, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत ली है? यह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीती गई। किसके द्वारा जीती गई है? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से और यह किस देश से संबंधित हो जाएंगे? यह सर्बिया से संबंधित हो जाएंगे। और इनका खेल हो जाएगा लॉन टेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। और वर्ष के 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? AFBU, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन हो जाएगा। AFBU हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में कहां स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा लॉन्च की गई है? हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कहां लॉन्च किया गया है? यह तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, चेन्नई में लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? शेख खेमान बिन अहमद को किया गया। किसको किया गया? शेख खेमान बिन अहमद को OCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताइएगा, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहां प्रारंभ किया गया है? यह गोवा में प्रारंभ किया। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहां आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया गया। और भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यह गोवा की हो जाएगी। और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का? गोवा ही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। जहां की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? सर्वाधिक हो जाएगी भारतीय राज्यों में। बताइएगा, हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई है? नेट साइबर ब्रंट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? नेट साइबर ब्रंट हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में SC सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है? यह गोपाल शंकर नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल शंकर नारायण के द्वारा। बताइए, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय कौन बन गए हैं? या चंद्रकांत लहारिया हो जाएंगे। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत लहारिया हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? यह राजस्थान में किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? राजस्थान में किया। और बताए, सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत एवं नेपाल के मध्य होता है। और बताइएगा, मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और मैत्री किसके मध्य होता है? भारत एवं थाईलैंड के मध्य मैत्री होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में बनारस लिफ्ट फेस्ट बुक अवार्ड में किसको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? यह नमिता गोखले को मिला है। हाल ही में बनारस लिफ्ट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किसको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? यह नमिता गोखले को मिला है। और अभी हाल फिलहाल में लियो द चेन्नई सुपर किंग्स से संबंधित है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? SN रमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? SN रमन हो जाएंगे। लियो द अनटोल्ड स्टोरी चेन्नई सुपर किंग्स है। बताइएगा, हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? यह ब्राजील के साथ। हाल ही में भारत ने विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? यह ब्राजील की हो जाएगी एम्ब्रेयर कंपनी। बताइएगा, हाल ही में NGT ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? यह मलक्का स्टेट के पास हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? यह मलक्का स्टेट के पास हो जाएगा। और बताइएगा, माउंट एवरेस्ट में स्थित अंडमान निकोबार में स्थित एक चोटी है माउंट हैरियट, इसका नाम परिवर्तित करके वर्तमान में क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर कर दिया गया। और
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 738 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी सेंडल पीक की। बताइएगा हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? केरल। यह केरल हो जाएगा। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिसिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? यह केरल हो जाएगा। बताएगा हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? यह गुजरात राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई। और अभी वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध जो है वह कहां से हो जाएगा? किस जगह से हो जाएगा? या छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगा। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट किससे संबंधित हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से। हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन हॉर्नबिल रेस्टोरेंट कहाँ बनेगा? या छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया? या मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया। और बताइएगा हाल ही में फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने की है? यह चियोपस टेलीस्कोप के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? चियोपस टेलीस्कोप के द्वारा हाल ही में फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LH 1903 की खोज की गई है। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा था वो स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग भी कॉमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त जो है भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। यह कब से कार्यवृत्त रहा था? यह 1835 से हो जाएगा। कब से हो जाएगा? 1835 से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किस वायसराय के समय में किया जाने लगा था? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। किनके कार्यकाल में हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। बताइएगा अकबर और मराठा पेशवाओं ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, और सती प्रथा को रोकने का पूर्ण रूप से कार्य किस वायसराय के द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा एक नियम बनाया गया था, सती प्रथा अधिनियम बनाया गया था, जिसमें धारा 15 लगाकर है ना यह सती प्रथा पे पूर्णतः रोक लगा दिया था। और सती प्रथा पर रोक लगने के पश्चात विधवा सती प्रथा तो हो गया, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस व्यक्ति भारतीय महापुरुष का अत्यधिक योगदान था? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सर्वाधिक योगदान हो जाएगा। और यह विधवा पुनर्विवाह जो था यह किस वायसराय के कार्यकाल में लागू हुआ था? यह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ था। किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और इन्हीं के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था, जिसके नियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को क्या किया गया था? वैध करार दिया गया था। और इससे विधवा से होने वाले बच्चों को क्या किया गया था? वैधता दी गई थी। 15 आपका विधवा पुनर्विवाह से हो जाएगा, और 17 जो हो जाएगा वो सती प्रथा से संबंधित हो जाएगा, धारा 17 हो जाएगा। बताइएगा भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? या चार्ल्स मैटकॉफ को माना जाता है? भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को माना जाता है। बताइएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? यह 1838 से 42 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध? 1838 से 42 के मध्य हुआ था। और यह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आंग्ल अफगान युद्ध यह ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था। बताइएगा किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रदान की गई थी? यह लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रदान की गई थी। बताइएगा किस वायसराय के कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया था? यह लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में ही कराया गया था। जीटी रोड का मरम्मत किस वायसराय के कार्यकाल में कराया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में कराया गया था। बताइएगा रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? यह लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल से ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ हो गई थी सप्ताह में। बताइएगा दास प्रथा का उन्मूलन जो था वह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? यह लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था। किस
किस वायसराय के कार्यकाल में होता है? एलन बरो के कार्यकाल में हुआ था। बताइएगा डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर कब सिक्किम पर अधिकार कर लिया था? या 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को कब अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया था? या 1850 में पूर्ण यानी अंग्रेजी हुकूमत के अधिकार में ले लिया था। बताइएगा डलहौजी का शासनकाल जो था वह किस प्रणाली के लिए या किस नियम के लिए याद किया जाता है? यह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्याप्तगत सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? व्याप्तगत सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। बताइएगा सर्वप्रथम राज्य हड़प नीति के द्वारा सतारा को कब सम्मिलित किया गया था अंग्रेजी हुकूमत में? या 1848 में सम्मिलित किया गया था। राज्य हड़प नीति के माध्यम से सतारा को अंग्रेजी हुकूमत में कब शामिल किया गया था? 1848 में सम्मिलित किया गया था। और बताइए नागपुर को कब सम्मिलित किया गया था? या 1854 में शामिल किया गया था। नागपुर को अंग्रेजी हुकूमत में कब शामिल किया गया था? या 1854 में शामिल किया गया था डलहौजी के शासनकाल में। बताइएगा 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक कौन होते हैं? सादत खां हो जाएंगे। 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सादत खां हो जाएंगे। और अवध साम्राज्य का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह खां हो जाएगा। वाजिद अली खां वाजिद अली शाह हो जाएगा। हाँ, और इसी के द्वारा कहा गया था जब ये अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब हम चलते हैं अहले वतन करते हैं। बताइएगा शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने वुड डिस्पैच को कब लागू किया था? या 1854 में लागू किया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने वुड डिस्पैच को कब लागू किया था? 1854 में लागू किया था। बताइएगा भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? या डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। बताइएगा भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? या 1854 में प्रारंभ हुआ था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में प्रारंभ हुआ था। बताइएगा कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा जो थी या 1853 में लागू हुई थी या चली थी, या किस वायसराय के कार्यकाल में चली थी? तो डलहौजी के कार्यकाल में हो जाएगी। बताइएगा किस भारतीय के द्वारा प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई थी? यह सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सफलता प्राप्त की गई थी। और यह कब सफलता प्राप्त किए थे? 1863 में प्राप्त किए थे। किस प्रथम भारतीय के द्वारा सिविल सेवा में पहली बार सफलता प्राप्त की गई थी? यह सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1863 में सफलता प्राप्त की गई थी। बताइएगा कब से भारत और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था? या 1922 से इलाहाबाद भारत और लंदन में साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का एक साथ होने का प्रावधान हो गया था या स्टार्ट हो गया था। बताइएगा नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किस वायसराय के द्वारा भी किया गया था? या डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा। बताइएगा आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1866 में की गई थी। आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1866 में की गई थी। और इसी को स्थानांतरित करके 1875 में कहाँ लाया गया था? इलाहाबाद लाया गया था, जो वर्तमान में अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो ज्योग्राफी दिया गया था लुसेंट सीरीज के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला भारतीय राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या केरल हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और उल्लास कार्यक्रम के द्वारा पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम ही हो जाएगा। और किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर कब मान लिया जाता है? जब उसकी साक्षरता दर 95% से अधिक हो जाती है। किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर कब मान लिया जाता है? जब उसकी साक्षरता दर 95% से अधिक हो तो उसको पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। बताइएगा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ये अपना बिहार हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन सा हो जाएगा? बिहार। ये 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है, अभी नया में बढ़ गया होगा। बताइएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत प्राप्त पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? या केरल हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्राप्त पहला राज्य प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य हो जाएगा? या केरल हो जाएगा। बताइएगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यह अपना बिहार हो जाएगा।
साक्षरता प्रतिशत बताइएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत प्राप्त करने वाला राज्य बिहार हो जाएगा, और सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत प्राप्त करने वाला राज्य केरल हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। बताइएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला पहला राज्य भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 0 कार्बन उत्सर्जित करता है। बताइएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या महाराष्ट्र हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। बताइएगा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी? 6.1 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6.1 लाख हो जाएगी। और सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। बताइएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत मामले में भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और न्यूनतम कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब राज्य हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता जनसंख्या के प्रतिशतता मामले में एससी जाति के लिए। बताइएगा अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी जनजाति है? भील है। दूसरा गोंड है। भील है अभी ज्यादा में। बताइएगा किन किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? यह हरियाणा और पंजाब हो जाएगा। किन किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? यह हरियाणा एवं पंजाब हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और बताइएगा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश या दादर व नगर हवेली हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश या लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 हो जाएगा। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये भी लक्षद्वीप हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह भी लक्षद्वीप हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइएगा लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति निवास करती है? नहीं करती। अनुसूचित जाति जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में निवास नहीं करती है। जबकि अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास नहीं करती है? पंजाब एवं चंडीगढ़ हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा महत्वपूर्ण अधिकारी है उनका मासिक वेतन बताना है। बताइएगा भारत में लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपया हो जाएगा। लोकसभा अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में क्या भी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा हो जाएगी। और बताइएगा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला हो जाएंगे। और बताइएगा 18वीं लोकसभा से पूर्व मतलब स्थापित होने से पूर्व प्रोटेम स्पीकर किनको निर्मित किया गया था? हरिहरि मेहताब को निर्मित किया गया था। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतनमान कितना होता है? 2,80,000 हो जाएगा। और अन्य न्यायाधीशों का कितना हो जाएगा? 2,50,000 हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना हो जाएगा? 2,50,000 हो जाएगा। और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। और सर्वोच्च न्यायालय का कितना हो जाए? 65 वर्ष हो जाएगी। इसी जवाब हो जाएगा। बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं इनका वेतनमान कितना होता है? 2,50,000 हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2,50,000 होता है। बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतनमान कितना होता है? 2,50,000 हो जाएगा। और बताइएगा अभी वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। और वर्तमान में मुख्य
चुनाव आयुक्त, सुन लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कितने क्रम के हो जाएंगे? 26वें क्रम के हो जाएंगे। कितने, कौन से क्रम के हो जाएंगे? 26वें क्रम के हो जाएंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार तो है, और मुख्य सूचना आयुक्त अभी वर्तमान में राजकुमार गोयल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजकुमार गोयल। बताइए महान न्यायवादी का वेतनमान कितना होता है? यह 2.5 लाख ही होता है। महान न्यायवादी का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख होता है। और महान न्यायवादी के बारे में उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 76 में उल्लेखित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बतानी है आप लोगों को। बताइएगा बिहार राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 हो जाएगी। और महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 288 हो जाएगा। 288 है। कर्नाटक राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हो जाएंगी? 224 हो जाएगी। कर्नाटक में 224, महाराष्ट्र में 288 हो जाएगी। बताइएगा मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 हो जाएगी। बताइएगा आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 175 हो जाएगी। और गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 हो जाएगी। और राजस्थान में विधानसभा 200, पूरा पूरी 200 राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा केरल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 140 हो जाएगी। और बताइएगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या, सीटों की संख्या 100 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी पूरा पूरी। और बताइए बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 हो जाएगी। और कर्नाटक में 75 ही है। आंध्र प्रदेश में 58 हो जाएगी। और तेलंगाना में 40 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पंजाब राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 117 हो जाएगी। और पंजाब में भी वर्तमान में कौन सी सरकार जो है सरकार चला रही है? कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी हो जाएगी। और इसके पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भगवंत मान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगवंत मान। और बाज अंक पर योजना चलाई गई है अति ड्रग्स माफियाओं पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा। बताइएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और बताइएगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति किनके द्वारा शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेते हैं। और त्याग पत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने दोनों कार्य किनके माध्यम से करते हैं? राष्ट्रपति के माध्यम से करते हैं। और राष्ट्रपति शपथ लेंगे मुख्य न्यायाधीश और त्याग देंगे उपराष्ट्रपति को, त्याग पत्र देंगे। बताइएगा राज्यपाल जो है वह किन के माध्यम से शपथ ग्रहण करते हैं? या जिस राज्य में नियुक्त होंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ ग्रहण करेंगे। और इनका त्याग पत्र कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। और राज्यपाल का पद जो होता है वो राष्ट्रपति के क्या होता है? प्रसाद पर्यंत पर निर्धारित होता है या निर्भर होता है। बताइएगा भारत के प्रधानमंत्री जो है अपना शपथ और त्याग पत्र किनको सौंपते हैं? या राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपना पद एवं शपथ एवं त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति के माध्यम से ही करते हैं। और बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष का शपथ होता है? नहीं होता। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। किनको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। बताइएगा 61वां संविधान संशोधन जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? या मतदान से संबंधित हो जाएगा। आयु सीमा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से। और दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिया गया था। और बताइएगा सिंधी भाषा को अष्टम सूची में किस संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन 1967 मास्टर साहब थोड़ा ध्यान दीजिए। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में ही हुआ था। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। बताइएगा पुदुचेरी का गठन कब हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का? या 1966 में हुआ था? कब हुआ था? 1966 में। और पंजाब और हरियाणा का भी शायद चंडीगढ़ 66। बताइएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका गठन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019।
तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य साइंस के माध्यम से, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, भूकंप का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, प्रकाश के लिए खाने में उपयोग होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सेफ्टी लैंप हो जाएगा। प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण क्या कहलाएगा? सेफ्टी लैंप। सर पे नहीं लगाते हैं सेफ्टी लैंप? खानों में, खाना नहीं हो गया, खान में हो गया। और सेफ्टी लैंप की खोज किसके द्वारा की गई थी? हम्फ्री डेवी के माध्यम से की गई थी। किसके माध्यम से की गई थी? हम्फ्री डेवी। और हम्फ्री डेवी ने दो तत्वों की भी खोज की थी। किन किन तत्वों की खोज की थी? सोडियम पोटेशियम की खोज की गई थी। और सोडियम पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किस पे डुबो कर रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। बताइएगा, कुछ बोल रहे हैं राजीव है क्या? बताइएगा, द्रवों की सयनता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रवों की सयनता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर जाने वाली हलचल का भी ज्ञात की जा सकती है, उसको क्या कहा जाता है? सबमरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबमरीन कहा जाता है। बताइएगा, वाहनों में गति प्रदर्शित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? स्पीडो। गति स्पीडो, दूरी ओडो। गति आपका स्पीड हो जाएगा, गति स्पीड से संबंधित है इसीलिए स्पीडो हो जाएगा। और दूरी क्या हो जाएगा? ओडोमीटर वाहनों में लगा होता है दूरी मापने के लिए। बताइएगा, उस उपकरण का क्या नाम है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है? या टेलीस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप हो जाएगा। बताइएगा, किस उपकरण के प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है? या थर्मोस्टेट के माध्यम से। किस उपकरण के माध्यम से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है? टेलीस्कोप के माध्यम से। और किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है किस उपकरण के माध्यम से? थर्मोस्टेट के माध्यम से। बताइएगा, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण क्या हो जाएगा? एक्टियोमीटर हो जाएगा। हो जाएगा? एक्टियोमीटर हो जाएगा। सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारित करने वाला उपकरण कौन हो जाएगा? एक्टियोमीटर हो जाएगा। बताइएगा, परमाणु संरचना की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? नील्स बोर एवं रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? नील्स बोर एवं रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। बताइएगा, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी। बताइए, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। बताइए, रमन प्रभाव का खोज किन्होंने किया था? सीवी रमन के द्वारा। कब किया गया था? 1928 में। 30 में तो नोबेल पुरस्कार आप दिलवा देते हैं। मास्टर साहब थोड़ा बैक आइए। बताइएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? या माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। बताइएगा, एक्स किरण की खोज किसने की थी? विलियम रॉयंटजन के द्वारा की गई थी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? विलियम रॉयंटजन के द्वारा की गई थी। बताइएगा, क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? मैक्स प्लांक हो जाएगा। और प्लांक नियतांक कितना होता है? सही है, 6.676 इंटू 10 टू द पावर -11 23 हो जाएगा। -34 हो जाएगा। हाँ, सेकेंड हो जाएगा। हाँ, प्लांक नियतांक -34 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। सही बात है। हाँ, बताइएगा, फोटोग्राफी की खोज फिल्म में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? फोटोग्राफी की या जॉन कार्बट के द्वारा की गई थी। फिल्मों में फोटोग्राफी की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? जॉन कार्बट के द्वारा की गई थी। और फोटोग्राफी कागज पर किस व्यक्ति के द्वारा खोजी गई थी? यह फॉक्स टालबोट के द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा खोजी गई थी? फॉक्स टालबोट के द्वारा खोजी गई थी। बताइए, तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज के माध्यम से दिया गया था। बताइएगा, विद्युत प्रतिरोध के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ओम के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? ओम के माध्यम से किया। भी बराबर आई यार।
बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। बताइएगा डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? जेएस फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? जेएस फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी? लीडी फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी? लीडी फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। इसे जवाब 1907 में की गई थी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सोवियत संघ में सर्वाधिक बार वीटो संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ के द्वारा सर्वाधिक बार किस का प्रयोग किया गया है? वीटो का। सर्वाधिक बार सोवियत संघ में राष्ट्र संघ के सभा में सर्वाधिक बार वीटो पावर किस देश के द्वारा लगाया गया? सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया। किस देश के द्वारा लगाया गया? सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया। बताइएगा अमेरिका ने वीटो पावर का उपयोग करके वीटो पावर का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? यह 1971 में किया था। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम कब किया था? 1971 में किया था। और बताइए चीन ने सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग कब किया था? 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। कब किया था? 1972 में। 71 में अमेरिका और 72 में चीन के द्वारा किया गया था। बताइएगा वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? यह 54 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। और प्रारंभ में कितनी थी? 18 हो जाएगी। वर्तमान में 18 थी, 54 और पूर्व में कितनी थी? 18 हो जाएगी। बताइएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह 3 वर्ष का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। बताइएगा एक स्थायी सदस्य परंतु इसके 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य प्रति वर्ष क्या होते रहते हैं? पद मुक्त होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? पद मुक्त होते रहते हैं। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। क्या होता है? अवकाश जो पहले ग्रहण कर लेगा वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। बताइएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। अप्रैल में कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। अप्रैल में कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। और जुलाई में कहाँ होती है? जिनेवा में। जुलाई जौ से जिनेवा और जौ से जुलाई यानी जिनेवा में होती है जुलाई में। और अप्रैल में कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। 2 बार वर्ष में इसकी बैठक होती है। बताइएगा रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं जिनके पास कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। परन्यास परिषद में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यह 12 हो जाएगी। परन्यास परिषद में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? सदस्य कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे परन्यास परिषद में। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय जो है जिसको कार्यालय भी कहते हैं, यह इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? सचिवालय का मुख्यालय यह न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महासचिव हो जाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे जो अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बांग्लादेश जो है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 5 राज्यों से सीमा लगाता है। और बांग्लादेश का भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? कितनी किलोमीटर? 4096 सही जवाब है मास्टर साहब। 4096.7 किलोमीटर हो जाएगा। और सर्वाधिक सीमा जो है किस भारतीय राज्य के द्वारा बांग्लादेश लगाता है? या पश्चिम बंगाल के माध्यम से लगाता है। 2216.7 किलोमीटर हो जाएगा। और बताइएगा नेपाल जो है वह भारत के कितने राज्यों के से सीमा लगाता है? 5 राज्यों से सीमा लगाता है। आपका बांग्लादेश जो हो जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगाता है। जबकि नेपाल से कौन कौन लगाएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और नेपाल से सर्वाधिक सीमा कौन सा भारतीय राज्य लगाता है? उत्तर प्रदेश लगाता है। 651 किलोमीटर हो जाएगा। कितना लगाता है? 651। और नेपाल भारत से कितना सीमा साझा करता है? टोटल 1751। सही जवाब हो जाएगा 1751। और एकमात्र उत्तर प्रदेश से 651 लगाता है और 1751 भारत के साथ सीमा साझा करता है। बताइएगा
आराम हराम है का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है। और बताइएगा राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम हो जाएगा? नेपाल की। और जातीय संसद किस देश की संसद का नाम हो जाएगा? बांग्लादेश का हो जाएगा। और तो सोंगड़ू कहाँ का हो जाएगा? भूटान का हो जाएगा। और नगुलट्रम कहाँ की मुद्रा हो जाएगी? भूटान की ही हो जाएगी। और भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी अर्थात आर्चरी भी आप लोगों को कहीं कहीं में देखने को मिलेगा। जिनको हिंदी में समझ आता है तीरंदाजी मार दीजिए, और आर्चरी भी इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। बताइएगा गुलाम वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश हो जाएगा। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और कुतुब मीनार का कार्य जो संपूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था। और बाद में पुनः इस पर बिजली गिर गया था, तो एक मंजिल ढह जाने के बाद फिरोज शाह तुगलक इस पर 2 मंजिल और निर्मित कर दिए थे। 5 मंजिल 4 का था, बिजली गिरा ध्वस्त हो गया, फिर 2 बना दिया फिरोज तुगलक छोटा छोटा। बताइएगा गुलाम वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ममलूक वंश के नाम से जान, जैसे हर्यक वंश को प्रतिहंता वंश बोलते हैं ना, वैसे गुलाम वंश को ममलूक वंश के भी नाम से जाना जाता है। बताइएगा सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के पास कौन सा युद्ध लड़ा गया? हाइडेन स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हाइडेन स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। बताइएगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक हो जाएगी। बताइएगा चिकित्सा के बारे में विवरण जो है वह किस वेद में उल्लेखित है? या अथर्व वेद में उल्लेखित? चिकित्सा के बारे में विवरण किस वेद में उल्लेखित है? अथर्व वेद में। अब बताइएगा चरक किन के दरबार में रहते हैं? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और हाँ सिल्क मार्ग पर इन्हीं का आधिपत्य था कुषाणों का। बताइएगा पतंजलि जो थे किसके दरबार में रहते थे? पुष्पमित्र सुंग शासक पुष्पमित्र सुंग के राज दरबार में पतंजलि रहते थे। और चरक किन के दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। शल्य चिकित्सा में प्रखर थे चरक। शल्य चिकित्सा पूरा प्राचीन काल में भी होता था। बताइएगा विज्ञान ही बल है, यह किसका लोगो हो जाएगा? विज्ञान ही बल या डीआरडीओ का। डीआरडीओ की स्थापना कौन हो जाएगी? 1 जनवरी 1958 हो जाएगा। बताइएगा गोवा राज्य की स्थापना कब मनाई जाती है? 30 मई 1987 हो जाएगा। 30 मई 1987 को गोवा राज्य, सही है ना राजीव भैया? 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना मनाई मतलब गठन हुआ था। बताइएगा 17वीं समानांतर रेखा जो है किन 2 देशों के मध्य है? 17वीं समान वियतनाम उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य हो जाएगी। और वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हनोई। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? डांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डांग हो जाएगी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के माध्यम से की गई थी। और बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के माध्यम से 1913 में की गई थी। और इसी के अच्छा अगले आगे जाते हैं। बताइए ग्राम पंचायत का गठन जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 40 में उल्लेखित है। ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? गठन अनुच्छेद 40 में उल्लेखित है। और यह अनुच्छेद 40 जो हो जाएगा वह किस भाग में आएगा? भाग 4 में आ जाएगा। डीपीएसपी, हाँ डीपीएसपी। और नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताए और आयरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? डबलिन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड स्टर्लिंग है। क्या? पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा। हाँ बताइएगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। और बताइएगा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर हो जाएगा। कपास अनुसंधान कहाँ है? नागपुर। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है राहुल जी? जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और बताइए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी हो जाएगी। बताइएगा अहमदाबाद मिल मजदूर पहले हुआ था या बारदोली पहले हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर पहले हुआ। आपको पता है? हाँ और तब खेड़ा भी वही हुआ था 18 में। हाँ तो हम आपसे पूछ रहे क्या है अहमदाबाद पहले हुआ था या बारदोली पहले हुआ था? तो अहमदाबाद पहले हो जाएगा। वहाँ अहमदाबाद और खेड़ा रहेगा तो पहले अहमदाबाद हो जाएगा। बताइएगा पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो जो है वह किस देश में स्थित है? या पाकिस्तान में हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पे अवस्थित? सिंधु नदी के किनारे पे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा
डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? यह फोल्केटी हो जाएगा। डेनमार्क की संसद का क्या नाम हो जाएगा? फोल्केटी। पता है पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन से संबंधित हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? या लाल प्रकाश में होती है। और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश का होता है? लाल प्रकाश का ही होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश का होता है? लाल प्रकाश का होता है। हाँ हाँ, वाइस वर्षा हो जाएगा। राहुल जी आप सही चाह रहे हैं। बताइएगा भूखमरी दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। बताइएगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किस उपकरण को कहा गया? सीपीयू को कहा गया। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा गया? सीपीयू को कहा गया है। सीनियर से आपको सुनना ही पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा सीनियर से। बताइएगा दूरदृष्टि दोष जो है वह किस लेंस का उपयोग करके हटाया जाता है? उत्तल लेंस के माध्यम से। दूरदृष्टि दोष का उपयोग करके दूरदृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग करके हटाया जा सकता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। और बताए दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया किसको कहा गया है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा गया है। बताइएगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। बताइएगा नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइएगा पुरातात्विक स्थल सुरकोट डा जो है वह कहाँ स्थित हो जाएगा? यह गुजरात में हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल सुरकोट डा कहाँ हो जाएगा? कोट डा कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। और सुरकोट डा जो है यह किस नदी के किनारे हो जाएगा? सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा सुरकोट डा। बताइएगा सिजदा एवं पेबोस की प्रथा किस व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ की गई? बलवन के माध्यम से। गयासुद्दीन बलवन के माध्यम से सिजदा एवं पेबोस प्रथा प्रारंभ की गई, जिसमें सुल्तान के अभिवादन के लिए आपको है ना अब झुकना पड़ता था सिजदा एवं पेबोस में। बताइएगा मृगनयनी जो है यह मृगनयनी का महल कहाँ स्थित हो जाएगा? यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मृगनयनी का महल कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा चंबल परियोजना जो है वह किन दो राज्यों के मध्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य हो जाएगा। चंबल परियोजना किन दो राज्यों के मध्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य हो जाएगा। बताइएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? यह मुंबई में हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। बताइएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। और बताइएगा शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? चंडीगढ़ हो जाएगा। और गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब। गुरु रामदास, हाँ रामदास जी का। बताइएगा सहारा रेगिस्तान जो है वह किस महादेश में उपस्थित है? यह उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। वो अफ्रीका में तो है, यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और बोत्सवाना हो जाएगा, बोत्सवाना देश में। बताइएगा कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में हो जाएगा। कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश के खजुराहो में हो जाएगा। बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। और पहले इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्मित हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्मित हुए थे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हो जाएगी। गिलबर्ट हॉन्गवे। बताइएगा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और चौरा चौरी कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे महात्मा गांधी? असहयोग आंदोलन। 11 फरवरी 6 दिन के पश्चात 11 फरवरी 1922 को। बताइएगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बताइएगा निर्मला उपन्यास जो है वह किसकी कृति है? निर्मला उपन्यास हमारे सबसे फेवरेट ऑथर हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय इनका वास्तविक नाम था, मुंशी प्रेमचंद। बताइएगा पूर्वी घाट को पश्चिम घाट से कौन जोड़ती है? नीलगिरी। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी। और बताइएगा भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत शिखर अलग करता है? विंध्याचल पर्वत करता है। कौन करता है? विंध्याचल पर्वत। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी नदी अलग करती है? नर्मदा नदी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी अलग करेगी? नर्मदा। और पर्वत श्रृंखला कहेगा तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। विंध्याचल, हाँ विंध्याचल। बताइएगा UNO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो
जाएगा। और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल हो जाएगा। बताइए IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। और IMF का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC हो जाएगा। और बताए वर्ल्ड बैंक और IMF में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? IMF करता है। IMF बताइएगा विश्व बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 जुलाई को। और हाथी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। और चंद्रयान 4 को भारत इसरो के द्वारा लॉन्च करने का कब लक्ष्य है? 2028 को लक्ष्य रखा गया, लक्षित किया गया है। बताइएगा ऑर्थोपोडा समूह के जो जंतु होते हैं वह किसके माध्यम से श्वसन करते हैं? ट्रैकिया हो जाती है, ऑर्थोपोडा ट्रैकिया। बताइए भारत की GDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वह कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। सही जवाब है मास्टर साहब। बताइए अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1776 मास्टर साहब सही। हाँ अब आ गए आप लाइन पे। बताइए 4 जुलाई 1776। बताइएगा मानसून जो है वो अरबी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? मौसम हो जाएगा। मौसम शब्द से लिया गया मानसून। बताइएगा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे का रंग कैसा था? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे का रंग कैसा था? लाल हरा पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हरा पीला हो जाएगा। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905। कब हुआ था? 1905 में। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे सामान्य अध्ययन दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? यह बिहार हो जाएगा। और अंगदान में कौन सा रहा है? तेलंगाना रहेगा। कौन रहेगा? अंगदान में तेलंगाना। बताइएगा किस देश के मसाकी कसावीरा को एवल पुरस्कार प्रदान किया गया? या जापान के हो जाएंगे। और मसाकी कसावीरा को एवल पुरस्कार दिया गया। एवल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और बताइएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। सही जवाब हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा गया। बताइए देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या केरल राज्य हो जाएगा। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। बताइएगा किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT बॉम्बे के द्वारा की गई है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT बॉम्बे के द्वारा की गई है। और IIT बॉम्बे ने किस IIT के साथ अपने सारे शैक्षणिक समझौते रद्द कर दिए थे? तुर्की से आए सारे शैक्षणिक समझौते रद्द कर दिए थे। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? या जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ई सेहत जम्मू कश्मीर हो जाएगा। CM सेहत जो है वो पंजाब हो जाएगा। काहे कि वहाँ पंजाब के CM जो है ना हमेशा लड़खड़ाते ही रहते हैं। बताइएगा पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? या PM मोदी के भाषणों का संकलन हो जाएगा। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में हो जाएगा? या PM मोदी के भाषणों का संकलन हो जाएगा। बताइएगा बारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? या P शिवकामी को किया गया। बारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? P शिवकामी को किया गया। बताइएगा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ प्रतिशत कितना कर दिया गया था? 26% कर दिया। कितना कर दिया? 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या दिल्ली हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस ट्रेन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमोडेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया है? या पंचवटी एक्सप्रेस हो जाएगा। बताइए हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? या गुजरात में आयोजित किया गया। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरनी या केरल में मनाया गया। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। बताइएगा
वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? यह हिमाचल तमिलनाडु के द्वारा की गई है। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? यह तमिलनाडु के द्वारा की गई है। पता है किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है? यह तमिलनाडु नागालैंड के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड के द्वारा। और बताइए किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और चर्चा में रहा तहब्बुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से हो जाएगा? यह मुंबई आतंकी हमला हो जाएगा 26/11 से संबंधित जो है। चर्चा में रहा तहब्बुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से हो जाएगा? मुंबई आतंकी हमला 26/11 से संबंधित हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक ट्रैफिक विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा था? या चीन को बाहर रखा था। ट्रैफिक विराम से टैरिफ विराम से किस देश को बाहर रखा था? चीन को बाहर रखा था, चीन को। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से देते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। गोकक जलप्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित है? गोकक जलप्रपात जो है वह किस राज्य के किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आशा करते हैं हमारी ये होमवर्क सीरीज आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को पूर्व में होमवर्क मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार,